अब हम लोग बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में अपना अगला यूनिट पढ़ने जा रहे हैं और इस यूनिट का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। अभी मैंने यूनिट 1 पढ़ाया था जिसमें मैंने लीवर और सिंपल मशीन का कॉन्सेप्ट बताया था। अब हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में हम लोगों को जो पढ़ना होता है बच्चा, वो पढ़ना है यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में, है ना। अब यूनिट एंड मेजरमेंट को हम लोग भी 3 चैप्टर में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वो 3 चैप्टर कौन कौन से हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोगों को बहुत सारा वर्नियर कैलिपर के बारे में समझना पड़ेगा कि वो कैसे मेजरमेंट करता है, साइन बार हो गया, ऐसे ढेर सारी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना उनके बारे में पढ़ना है। साथ साथ वो जो इंटर में आप लोग SI CGS है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी, उनके बारे में पढ़ना है और थोड़ा सा कह सकते हो वेक्टर के बारे में भी पढ़ना रहेगा। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि यूनिट एंड मेजरमेंट में कितने चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोग 3 चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। उनमें से सबसे पहला चैप्टर होगा सिर्फ यूनिट, दूसरा चैप्टर होगा स्केलर एंड वेक्टर और तीसरा चैप्टर होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेनली मेजरमेंट को। ओके, तो चलो फिर आज का हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है यूनिट। जैसे हमने देखो हम लोग यहाँ पर डिटेल सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं चाहता तो इसको एक चैप्टर में पढ़ा के निकल जाता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम लोग कोर्स को इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि हर एक जो आपका चैप्टर है ना उसको भी अंदर चैप्टर ढेर सारे बना दे रहे हैं, यानी उसके अंदर भी 3 चैप्टर मैंने बना दिए। अब इस 3 चैप्टर में सिंगल ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो छूट जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इस यूनिट 2 का। उसका नाम क्या है? सिर्फ यूनिट, है ना, जिसको आप डायमेंशन भी कहते हो, मात्रक भी कहते हो, इस तरीके से। पहली हेडिंग सब लोग डालेंगे अपनी कॉपी में, सबसे पहला चैप्टर है यूनिट, और पहली हेडिंग सब लोग डालेंगे अपनी कॉपी में जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी, कि भौतिक राशि बताइए किसको बोलते हैं, है ना। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है क्योंकि इसी से पूरा खेल है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेडिंग समझ में आ रही तो आपको चीजें समझ में आ जा रही। तो पहली हेडिंग सब लोग डालेंगे अपनी कॉपी में, भौतिक राशि। अब भौतिक राशि सुनिए क्या होती है। भौतिक राशि की परिभाषा होती है कि वह राशि जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सके। यस, मतलब भौतिक राशि वो राशि है जिसे किसमें व्यक्त किया जा सके सर? संख्या में व्यक्त किया जा सके, और वह भौतिक के नियम का पालन भी करे, सर उसे भौतिक राशि कहते हैं। सर आपने कहा कि वह राशि जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सके, बिल्कुल एकदम सही कहा। तो संख्या में व्यक्त करने वाली कौन कौन सी राशि हो सकती है? कहना बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि फोर्स हो गया, कितने न्यूटन का बल लगाया तुमने, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, कितने न्यूटन का बल लगाया है। उसके अलावा कह सकते हो एक्सेलेरेशन हो गया, सर एक्सेलेरेशन को भी हम लोग संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, समझा है ना। इसके अलावा कह सकते हो वेलोसिटी हो गया, इसे भी संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने टर्म बताए ना, ये सारे के सारे टर्म कह सकते हो संख्या में व्यक्त किए जा सकते, इसलिए सब भौतिक राशि है। अच्छा, किसे भौतिक राशि नहीं बोल सकते मैं बताता हूं, बताइए। किसी फूल की सुगंध, आप मुझे बताइए, किसी फूल की जो सुगंध है उसे क्या आप संख्या में व्यक्त कर सकते हैं? बताइए। मैंने कहा मैंने आज फूल सूंघा, सामने वाले ने पूछा कितने किलो फूल सूंघा, मतलब उसकी सुगंध कितने किलो थी, नहीं बता सकते यार, है। मान लीजिए एक कह सकते हो महिला की सुंदरता, आप मुझे बताइए महिला की सुंदरता को क्या हम लोग नंबर्स में बता सकते हैं? तुम 10 किलो सुंदर हो, सोचते देखिए कितना अजीब लगेगा चप्पल उतार के बारे में आपको। इसके अलावा कह सकते हो कि मान लीजिए किसी आदमी का हैंडसम, कोई आदमी कितना हैंडसम है। तो ये सब ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम नंबर में नहीं रिप्रेजेंट करते, और जिन्हें नंबर में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते सर उन्हें हम भौतिक राशि नहीं कह सकते। अच्छा, कुछ चीजों को हम नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि उम्र, एज। तो बताइए, हम लोग एज को नंबर में तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो डाउट। मैंने कहा तुम्हारी कितनी उम्र है, आज सामने वाले ने कहा 40 साल, ओके। बट उम्र जो है वो भौतिक के नियम का पालन नहीं करती, है ना। भौतिक के नियम के पालन का मतलब है कि एक फॉर्मूला होना चाहिए उम्र निकालने का, है, तो वो सब चीजें नहीं है। इसका मतलब ये है कि उम्र में एक नंबर में तो डिफाइंड होता है, बट ये फिजिक्स के नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए उम्र को भी, एज को भी हम लोग भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर नहीं करेंगे। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि फिजिकल क्वांटिटी केवल उन्हीं क्वांटिटी को बोला जाएगा जिसे एक तो आप संख्या में व्यक्त कर सके,
और जिसे कह सकते हो जो भौतिक के नियम का पालन कर सके उसे क्या बोलते हैं सर? उसी को बोला जाता है भौतिक राशि, जैसे कि फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। तो आई होप आपको भौतिक राशि समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड देखिए बच्चा, इस स्लाइड को बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, मापन की पद्धति। सर ये मापन की पद्धति क्या होती है? अगर मैं पूछूं सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, तो अभी अभी मैंने एक परिभाषा डिफाइन की फिजिकल क्वांटिटी, और कहा कि फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे हम नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहना सर अगर आप इसे नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हो तो भाई इसको मापोगे कैसे, इसका मेजरमेंट कैसे करोगे? समझो बात को। जैसे कि मैंने कहा कि सर आज मैं 10 मीटर चला, तो 10 तो नंबर हो गया, लेकिन जो मीटर आपने आगे बताया, ये जो आगे क्या बताया मीटर, ये कैसे डिसाइड करेंगे? किलोमीटर है, मीटर है, तो बच्चा आगे जो हम लोग वर्ड लगाते हैं ना, वही वर्ड यहीं से निकल के आया है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन को हम लोग कैसे कितने सिस्टम में डिवाइड करने वाले हैं, इस बात को याद रखना। अब जब हम लोग मापन के सिस्टम की बात करते हैं कि बताइए मापन के सिस्टम कितने हैं, मेजरमेंट के सिस्टम कितने हैं, तो कहते हैं सर जब फिजिक्स बहुत ज्यादा कह सकते हो पढ़ी लिखी नहीं जा रही थी, एक हल्के फुल्के लेवल में ही पढ़ी जा रही थी, तो हम लोग ज्यादातर 3 चीजों का मापन करते थे। बहुत ज्यादा पहले फिजिक्स जब डेवलप नहीं थी तो हम लोग केवल और केवल 3 चीजों का ही मेजरमेंट करते थे। उनमें से एक था लंबाई, है ना, उसके अलावा दूसरा था द्रव्यमान, और तीसरा था तुम्हारा समय, लेंथ, मास और समय। तो बच्चा जब बहुत ज्यादा फिजिक्स डेवलप नहीं थी तो हम लोगों को मेन जो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी ना, वो इन 3 फिजिकल क्वांटिटी के मापन में आ रही थी कि लंबाई को कैसे नापे, द्रव्यमान को कैसे नापे और समय को कैसे नापे। बस समझो। हालांकि आगे और भी बहुत सारी, तापमान, लेकिन तापमान से उतना ज्यादा पहले के लोगों को उतना मतलब नहीं रहता था। अच्छा तुम ठंडी हो, अच्छा तुम गर्म हो, क्या मतलब मुझे। लेकिन हाँ लंबाई, तुमने आज 20 किलोमीटर चला, तुमने आज 20 मीटर चला, तो जब फिजिक्स शुरुआत में डेवलप नहीं थी बहुत ज्यादा, तो हम लोग जो क्वांटिटी की बात करते थे वो केवल और केवल 3 फिजिकल क्वांटिटी की बात करते थे। इसीलिए क्या हुआ बच्चा कि जब हमने सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को समझा तो सबसे पहला जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आया उसका नाम आया MKS, दूसरा जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आया उसका नाम आया CGS, और तीसरा जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आया उसका नाम आया FPS। बताइए, और ये तीनों में बात लंबाई, द्रव्यमान और समय की हुई है, लेंथ, मास और टाइम की हुई है। चलो MKS का मतलब बताइए। अगर मैं पूछूं MKS में बताइए M क्या है, K क्या है और S क्या है, जल्दी बताइए। तो क्या बड़ा आसान है सर। अगर MKS में अगर मैं पूछूं M क्या है, तो M का मतलब होता है बच्चा मीटर, K क्या है तो K का मतलब होता है किलोग्राम, और S क्या है तो कहना S का मतलब होता है सेकेंड। तो MKS में लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, ऐसे लिखा, और समय को सेकेंड में मापते हैं, है ना। अच्छा CGS की बात करते हैं, तो कहना CGS में बताइए सर C क्या है, G क्या है और S क्या है। तो कहना ये भी बड़ा आसान है। CGS में जब भी कभी C की बात करेंगे तो बच्चा C का मतलब होगा सेंटीमीटर, G का मतलब क्या होगा ग्राम, और S का मतलब क्या होगा सेकेंड। समझते हैं ना। फिर बात हम लोग FPS की करते हैं, तो FPS में बताइए F क्या है, P क्या है और S क्या है। तो जब हम लोग बात FPS की करते हैं तो F का मतलब होता है फुट। F का मतलब क्या होता है फुट। लंबाई को हम किसमें मापेंगे सर, फुट में। P का मतलब होता है पाउंड, द्रव्यमान को किसमें मापेंगे, पाउंड में, और समय, टाइम को किसमें मापेंगे, सेकेंड में, है ना। तो मैंने कहा कि जब शुरुआत में फिजिक्स बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थी तो हम लोग केवल और केवल 3 तरह के मेजरमेंट की बात करते थे, MKS, CGS और FPS। लेकिन अभी SI पद्धति नहीं आई है, इस बात को याद रखना। MKS में MKS क्या है, CGS में CGS क्या है, FPS में FPS क्या है, ये सारी बातें याद रखना। अब ये पाउंड क्या होता है, पाउंड में कितने ग्राम होते हैं मैं आगे चल के बताऊंगा। फुट हो क्या होता है, फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने इंच होते हैं 1 फुट में, ये सारी बातें मैं आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये सिस्टम सबको समझ में। अब दूसरी बात सुनो, लेकिन जैसे जैसे हमारी फिजिक्स आगे डेवलप हुई
और भी बहुत सारी क्वांटिटी हमारे सामने नजर आई और लोगों का एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ा। जैसे कि मान लीजिए भारत में शुरुआत में एमटीएस पद्धति अपनाई गई, अदर कंट्री में एफपीएस पद्धति अपनाई गई। अब मान लीजिए मुझे जो है उनके यहां से या अपने यहां से उनको गेहूं भेजना है, तो हम उनको कहेंगे अच्छा गेहूं भेजना है, चलो 100 किलोग्राम गेहूं ले लो हमसे। दूसरा विदेशी हमसे कहेगा कि नहीं नो 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 100 किलोग्राम नो, पाउंड, तो वो पाउंड में मानेगा। समझो बात को। तो ये बड़ी समस्याएं होने लगी। समस्याएं इस बात की होने लगी, अगर हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे तो इंटरनेशनल बिजनेस करते समय सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम गेहूं देना चाहते थे किलोग्राम में और विदेशी तुमसे लेना चाहता था पाउंड में। अब तुम्हें पाउंड पता ही नहीं। तो हुआ ये कि ऐसा कहा गया कि एक काम करो सर, सब लोग जो है ना एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बना लेते हैं, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बना लेते हैं और उसी सिस्टम को इन्होंने बोला एसआई सिस्टम। क्या बोला? एसआई सिस्टम। अगर मैं एसआई सिस्टम का पूरा नाम बताऊं कि एसआई सिस्टम का पूरा नाम क्या है, तो कहना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। दाखना इसका पूरा नाम क्या है, तो कहना इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। बताइए, अंतरराष्ट्रीय पद्धति जिसको बोलते हैं। तो कहा कि अगर आपको अपना व्यापार बढ़ाना है, लोगों से बोलचाल में सही रखना है, तो आप एक इंटरनेशनल सिस्टम बना लीजिए, एसआई सिस्टम जिसको बोला गया। ये जो एसआई सिस्टम है ना, ये एक प्रकार का कह सकते हो एमटीएस सिस्टम का ही सुधरा हुआ रूप होता है, मॉडिफाइड रूप होता है। ध्यान रखना, अगर मैं पूछूं कि आप कह सकते हो कि एसआई सिस्टम एमटीएस का ही सुधरा हुआ रूप होता है। क्लियर? ओके सर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट एसआई पद्धति को सबसे पहले अपनाया किसने था, ये क्वेश्चन आता है। तो एसआई पद्धति को अपनाने वाला जो सबसे पहला देश था वो 1970 में ईस्वी में फ्रांस। हालांकि मैं आपको बता दूं, ज्यादातर चीजें या यूं कहिए कि पूरी की पूरी दुनिया में अगर किसी द्वीप का राज रहा है, किसी महाद्वीप का राज रहा है, वो यूरोप था। यूरोप में हमारा ये फ्रांस आ जाता है, इंग्लैंड आ जाता है ना, पुर्तगाल आ जाता है। ये सब कुछ ऐसे कंट्री थे ना जिन्होंने अमेरिका जैसे गुलामों को भी देशों को गुलाम बना कर रखा है। इसलिए ज्यादातर जो है ये व्यापारीपन जो है ना, ये कहाँ से आया सर, ये यूरोप महाद्वीप से आया। इसीलिए 1970 के आसपास फ्रांस ने सबसे पहले दा रखना एसआई सिस्टम को अपनाया था। ओके, तो ये हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। 3 तरह के सिस्टम में, चौथा बाद में आया, लेकिन उसकी जरूरत क्यों पड़ी है वो मैंने बताया। अब आपने सर एक लाइन बोली कि एमटीएस का सुधरा हुआ रूप ऐसा ही है। मैंने कहा बिल्कुल। तो क्या सुधार हुआ? सुधार सबसे पहले ये हुआ, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसमें और इसमें अंतर क्या है? अंतर ये होता है कि एमटीएस पद्धति में जब भी कभी आप फोर्स की बात करेंगे, एमटीएस पद्धति में जब भी कभी आप बल की बात करेंगे, तो बल को हमेशा लेते हैं किलोग्राम फोर्स में। याद रखना, एमटीएस पद्धति में बल को लेते हैं हमेशा किलोग्राम फोर्स में, जबकि एसआई पद्धति की बात करना तो इसमें बल को किसमें लेते हैं, कहना इसमें बल को लेते हैं न्यूटन में। किसमें? न्यूटन में। और तुमसे ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बताइए 1 किलोग्राम फोर्स में कितना न्यूटन है? तो बल का एमटीएस पद्धति में मात्र किलोग्राम फोर्स होता है, ये आगे बहुत काम आएगा। और 1 किलोग्राम फोर्स में कितना न्यूटन होता है, कह देना 9.81 न्यूटन होता है। ये रिजल्ट एक बार नहीं 10 बार पूछा जाता है। ये रिजल्ट 10 बार पूछा जाता है, इस बात को याद रखना सब लोग। ओके, तो 1 किलोग्राम फोर्स में 9.81 न्यूटन। एक और क्वेश्चन बड़ा कॉमन आता है, कहता है कि तीनों पद्धतियों में आप मुझे वो मात्रक बताइए जो सेम है। तो कहना तीनों पद्धतियों में एक ही चीज सेम है और बच्चा उस चीज का नाम क्या है, सेकंड, या फिर कह सकते हो समय का मात्रक। ओके, तो समय का मात्रक तीनों पद्धतियों में सेम होता है, इस बात को आपको याद रखना। ठीक है, चलो ये हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। सिस्टम ऑफ यूनिट कहां से आया, मैंने बताया। मैंने कहा कि सबसे पहले आपने क्वांटिटी मापी, जिसको नापा जा सके, संख्या में बताया जा सके, उसे बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। तो आगे क्या लगाओगे, यानी उसका मेजरमेंट कैसे करोगे, तो यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पढ़े। अब जब हमने सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पढ़ ले, तो मैंने कहा जब फिजिक्स शुरुआत में डेवलप नहीं थी तो केवल हम 3 क्वांटिटी की बात करते थे, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लेकिन जैसे जैसे फिजिक्स डेवलप हुई तो उसके साथ साथ, समय के साथ साथ ये 7 तरह की क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी। इन्हीं 7 तरह की क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं आज फंडामेंटल क्वांटिटी, हिंदी में बोला जाता है
मूल राशि। तो टॉपिक में है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सब लोग मूल राशि। अब देखो मूल राशि क्या होती है। मूल राशि की परिभाषा ये होती है कि वो भौतिक राशि जिसको बनने के लिए, जिसके निर्माण के लिए अन्य किसी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं में ही सक्षम है। देखो, वे भौतिक राशि जो अपने मापन के लिए किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं होती। वह राशि जो अपने मापन के लिए किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती। जैसे कि मैं बता रहा हूं, मुझे चाल मापनी है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल निकालने के लिए मुझे दूरी भी चाहिए, समय भी चाहिए। सर, चाल तुम्हारी भौतिक राशि नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाल निकालने के लिए दूरी भी चाहिए, समय भी चाहिए, निर्भर कर रहा है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जिसके मापन के लिए अन्य किसी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं है, अर्थात अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर ना करे। द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी देयर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। सर, फंडामेंटल क्वांटिटी कितने तरह की होती है? तो कहना फंडामेंटल क्वांटिटी सर 7 तरह की होती है। शुरुआत में तो हमने 3 पढ़ा था, लेकिन मैंने कहा समय के साथ साथ आपको बढ़ना है। 7 तरह की। वो 7 तरह की क्या होती है? सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है बच्चा, उसको बोलते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय। ये 3 तो रहेगा, है ना। फिर अगला तापमान भी आ गया, विद्युत धारा भी आ गई, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और पदार्थ की मात्रा जिसको बोलते हैं मोल। ये 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे सामने आ रही। अच्छा, 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी आ रही, तो इन्हीं क्वांटिटी के जो मात्रक होते हैं उन्हें हम लोग मूल मात्रक कहते हैं, यानी फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। और फिर इनकी विमा क्या निकालनी है, क्योंकि विमा तो निकालना ही पड़ेगा। तो विमा कैसे निकालोगे? विमा निकालते समय क्या उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, वो आपको बताना है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये किसके अनुसार बता रहा हूं? कहना ये मैं बता रहा हूं एसआई सिस्टम के अनुसार। ये किसके अनुसार बताऊंगा? एसआई सिस्टम के अनुसार। ठीक है। तो फंडामेंटल जो क्वांटिटी डिफाइंड होती है वो एसआई सिस्टम के अनुसार ही बच्चा डिफाइंड होती है। इस बात को याद रखिएगा सब लोग। चलो बताइए, लंबाई। तो लंबाई का मूल मात्रक क्या बोला जाएगा? कहना लंबाई का मूल मात्रक देखो सर मीटर होगा, किलोमीटर मत कहना, और ना ही तुम्हें सेंटीमीटर कहना है। हम लोग यहाँ बात एसआई की कर रहे हैं। एसआई एमटीएस का सुधरा हुआ रूप है। द्रव्यमान भी बताइए, तो द्रव्यमान को कह सकते हो हम लोग किसमें शो करेंगे? किलोग्राम में। समय का बताइए किसमें शो करेंगे? समय का मात्रक सेकेंड। तापमान का एसआई यूनिट केल्विन होता है मेरे दोस्त, सेंटीग्रेड मत बताना। विद्युत धारा, सर धारा का मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता, अगर बात ज्योति तीव्रता की करते हैं, देखो एक होता पदार्थ की मात्रा जिसको हम मोल कहते हैं, लेकिन ज्योति तीव्रता आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा की बात करते हैं तो पदार्थ की मात्रा को रिप्रेजेंट करेंगे मोल में, है ना, मोल में। तो इनके ये जो मैंने मान लिखे ना, ये सब मूल मात्रक है। चलिए विमा बताइए, तो कहना जब भी कभी बात लंबाई की आएगी, जब भी कभी बात किसकी आएगी सर? जब भी कभी बात आएगी लंबाई की, तो लंबाई को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे एल से। हालांकि ब्रैकेट भी लगाते हैं, एल लिख लीजिए अभी फिलहाल। द्रव्यमान को किससे शो करेंगे सर? द्रव्यमान नहीं मिस्टेक हो रही है। लंबाई को हम लोग एम से, है ना, एम एल टी, मास को एम से, सॉरी लंबाई को एल से, फिर द्रव्यमान को एम से, ठीक है, और इसके बाद ये तुम्हारा समय को टी से। यानी लंबाई को जो लेंथ है उसको हम लोग एल से शो करेंगे, द्रव्यमान मास को एम से, और समय को टाइम को टी से। इसके बाद तापमान को थीटा से शो किया जाएगा, या फिर कुछ किताब वाले इसको के से शो करते हैं, केल्विन ले लेते हैं, या फिर थीटा, टी से नहीं। विद्युत धारा एम्पियर को ए से शो करेंगे, एम्पियर को ए से। ज्योति तीव्रता कैंडला का सी ले लेते हैं, और मोल, इसका हमें पूरा का पूरा मोल ही लिखना होता है विमा बनाते समय। तो विमा बनाते समय हमें किस अक्षर का यूज करना है वो भी आपको सीखना पड़ेगा। मैं फिर से बताता हूं, जब भी कभी आपको विमा बनानी है तो ध्यान रखना, लंबाई को हम लोग एल से, द्रव्यमान को एम से, समय को थीटा से, तापमान को समय को टी से, तापमान को थीटा या के से, और इसके बाद कह सकते हो विद्युत धारा को ए से, कैंडला को सी से, और इसके बाद अगला आता है पदार्थ की मात्रा को मोल से, है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन ना अभी सिंगल है,
लेकिन जैसे ही हम लोग किसी और तरह की क्वांटिटी पढ़ेंगे तो हमें इनमें से किसी ना किसी का यूज करना पड़ेगा, किसी ना किसी का यूज करना पड़ेगा। हो सकता है कि 2-3 का यूज करना पड़े एक साथ, है कि नहीं। तो ये हमारा कह सकते हो फंडामेंटल क्वांटिटी थी, मूल राशि थी। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद एक और तरह की क्वांटिटी आपको पढ़नी पड़ती है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट, हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक राशियां। पूरक राशि फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, मैं पहले बता दूं। और पूरक राशि की संख्या कोई पूछे तो कह देना पूरक राशि की संख्या कितनी होती है सर, 2 होती है। 2 तरह की पूरक राशि, 2 तरह की कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट होती है। उनमें से पहली राशि को बोला जाता है तुम्हारा कोड यानी एंगल, इसे क्या बोला जाएगा एंगल। और दूसरे को बोला जाता है घन कोड, दूसरे को बोला जाता है घन कोड, और घन कोड को बोला जाता है सॉलिड एंगल। क्या बोला जाएगा इसको, सॉलिड एंगल। तो 2 तरह की पूरक राशियां होती है, उनमें से एक होता है तुम्हारा एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। बच्चे ये जो एंगल मैंने कहा ना, ये हमेशा डिफाइंड होता है तुम्हारा 2D आकृतियों के लिए, मतलब जिनमें 2 डायमेंशन हो, जैसे कि सर्किल ये 2D आकृति है, लेकिन गोला 3D आकृति है कि नहीं। लेकिन घनकोण किस लिए डिफाइंड होता है सर, ये डिफाइंड होता है 3D आकृतियों के लिए, 3D आकृति। अब मैं आपको ये बता भी देता हूं, जैसे कि मैं आपके सामने एक सर्किल बनाते देखूं, मैंने मान लीजिए आपके सामने एक सर्किल बनाते दिखाइए। अब ये सर्किल का कोई भी सिरा सेंटर पे जो एंगल बनाएगा इसको आप एंगल थीटा कहोगे। मैंने सर्किल बनाया, सर ये जो थीटा है ना ये क्या है, तो कहना ये थीटा हमारा क्या है सर, ये थीटा तुम्हारा एंगल है, कोण है। लेकिन अगर यहीं पर मैं कोई सॉलिड बॉडी ले लेता, सॉलिड बॉडी, अब मेरे पास 3D वाले डायग्राम नहीं है, नहीं तो मैं बना के दिखाता। चलिए मैंने किसी तरह का कोई सॉलिड ऐसे बॉडी ले लिया, ये कोई सॉलिड बॉडी है, तो इस सॉलिड बॉडी द्वारा कहीं पर भी चारों तरफ से, ये चारों तरफ से जो एंगल बनता है बच्चा, ये एंगल मतलब चारों तरफ का मतलब सारे प्रोजेक्शन ले लीजिए, सारे प्रोजेक्शन ले लीजिए। तो ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, कहना इसी एंगल को बोला जाता है बच्चा कौन सा एंगल सर, यही हमारा कहलाता है सॉलिड एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं घन कोण, है ना। तो किसी 2D आकृति द्वारा बनाया गया कोण एंगल और 3D आकृति द्वारा बनाया गया कोण सॉलिड एंगल। सर इनके मात्रक क्या होते हैं, तो कहना इनके मात्रक होते हैं क्रमशः रेडियन और स्टेरेडियन। अगर मैं पूछूं कोण का मात्रक क्या है तो सीधा सीधा कहना रेडियन है, और अगर मैं पूछूं कि बताइए घनकोण का मात्रक क्या है तो आपको बताना है स्टेरेडियन। क्या बताना है, स्टेरेडियन। तो कोण और घनकोण के मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन। एक और मैं बात बता देता हूं, इन लोगों की, इन दोनों की किसी तरह की कोई भी विमा नहीं होती, इन दोनों की किसी तरह की क्या होती है, कोई भी विमा नहीं होती, ना रेडियन ना स्टेरेडियन, ना इसकी कोई विमा है और ना ही कह सकते हो इसकी कोई डायमेंशन होगी। देखो अंतर ये है, थोड़ा गौर से देखिए, ये पूछा जाता फंडामेंटल क्वांटिटी के पास फंडामेंटल यूनिट भी है और डायमेंशन भी है, ध्यान सुनना। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी के पास, उनके पास यूनिट तो है लेकिन कोई डायमेंशन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को याद रखना, टॉपिक में आता है, ठीक है। तो ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट होती है, तो ध्यान रखना 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 हमारी होती है कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट। बताइए यहां तक बात सबको क्लियर हो रही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग के पास क्या है, इसको बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी, मतलब व्युत्पन्न राशियां या व्युत्पन्न मात्रक कह दीजिए, है ना। तो इन्होंने यूनिट के हिसाब से ले लिया, ड्राइव्ड यूनिट ले लिया है, मतलब मात्रक ले लिया, कोई बात नहीं, हम लोग दोनों चीजें पढ़ेंगे, है ना। एक तरफ लिख लेंगे कि उसकी राशि क्या है और एक तरफ लिख लेंगे उसके मात्रक क्या है, ठीक है। अब सुनो सर, व्युत्पन्न राशि की बात करें या व्युत्पन्न मात्रक की बात करें, ये क्या होता है सर, तो कहना फंडामेंटल क्वांटिटी देखो आपने 7 पढ़ी, मूल राशि आपने 7 पढ़ी, तो वे राशियां जो मूल राशि से मिलकर बनती हैं, ध्यान से सुनिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसमें नहीं है लिख लीजिए, वे राशियां जो मूल राशि से मिलकर बनती है सर उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एकदम आसान सी परिभाषा, ओके।
तो व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से मिलकर बनेगी, ये सब तो समझ में आ गया। तो सर 7 तो मूल राशियां हो रही, 2 तुम्हारी पूरक राशि हो रही, तो इन दोनों को यानी 9 को छोड़कर जितने भी तुम्हारी क्वांटिटी होंगी, जितनी भी राशियां होंगी, वो सब व्युत्पन्न राशि में आ जाएंगी। मतलब वो 7 छोड़ दीजिए, 7 के अलावा वो जो 2 मैंने बताई उन्हें छोड़ दीजिए, फिर जो भी आपके मन में आ रहा है वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, व्युत्पन्न राशियां हो जाएंगी, क्योंकि वो राशियां मूल राशि से मिलकर बनी होंगी। क्लियर है ना? अब आगे बात सुनो। तो मैंने यहां पर कुछ टेबल बनाई है जिससे मैं आपको सारी चीजें बता सकूं। ये सर सीरियल नंबर हो गया, और यहां पर मैं लिख रहा हूं क्वांटिटी, या आप कह सकते हो व्युत्पन्न राशि। यहां पर लिख दिया मैंने व्युत्पन्न राशि, मतलब ड्राइव्ड क्वांटिटी, है ना। और यहां पर मैं लिखूंगा उनके सूत्र क्या है, मतलब उनके फॉर्मूला क्या है, ये मैं लिख दूंगा। और उसके अलावा कह सकते हो यहां पर मैं लिख दूंगा उनके मात्रक क्या है, यानी विमा यूनिट क्या है, ये लिख दूंगा। और फिर मैं यहां पर लास्ट में लिख दूंगा उनकी विमा क्या निकल के आ रही है, मतलब डायमेंशन क्या निकल के आ रही है। तो ये सारे कुछ मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, क्योंकि लगभग आपको 20 से 25 राशियों के बारे में सारी बातें पता होना चाहिए, तो मैं एक एक करके समझाऊंगा ना। चलो देखो, सबसे पहले क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? इसको बोलते हैं एरिया। बताइए, मैं पूछूं एरिया का बताइए फॉर्मूला क्या है, तो आपके मन में सीधा सीधा सवाल आता है कि भाई एरिया क्या है? तो एरिया का मतलब होता है लेंथ इंटू विड्थ, या एल इंटू बी। बताइए, लंबाई जोड़ी चौड़ाई, यही तो एरिया है। अगर लंबाई जोड़ी चौड़ाई तुम्हारा एरिया है, तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर है तो मीटर को हम लोग एल से शो करते हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा? कह देना, अगर एल से शो करते हैं तो एल की पावर 2, ये सर इसकी विमा हो जाएगी। बताइए, मीटर को हम किससे शो करते हैं सर? एल से, तो एल की स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्या है सर? अगला है आयतन। आयतन को बताइए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। अब मुझे बताइए वॉल्यूम का मात्रक या वॉल्यूम का फॉर्मूला सुनिए पहले क्या है। तो कहना लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, LBH, यही तो होता है। अगर LBH है तो जल्दी बताइए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो कहना इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब, और अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूं तो डायमेंशन हो जाएगा L की पावर 3, ये हो जाएगा। फिर बताइए वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी है, वेग, तो आप मुझे बताइए वेलोसिटी का मात्रा फॉर्मूला क्या होता है पहले? तो कहना अगर वेलोसिटी निकालना है तो ऊपर डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, वो इतना मैटर नहीं करेगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। सर बताइए, ऊपर मीटर, नीचे टाइम सेकेंड, तो मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, ये इसका मात्रा हो गया। कॉपी में बनाते रहना ये सब चीजें। तो मीटर को हम लोग किससे शो करते हैं? एल से, और टाइम को सेकेंड को टी से, तो क्या हो जाएगा? LT की पावर -1। और -1 इसलिए होगा मेरे बच्चा, तो टी सेकेंड जो नीचे है सर वो कहाँ चला जाएगा? सर वो ऊपर चला जाएगा, है। देखो त्वरण, जिसको हम लोग ए कहते हैं या एक्सेलेरेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन मतलब त्वरण। और आपसे मैं पूछूं कि बताइए एक्सेलेरेशन यानी त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सर ये एक्सेलेरेशन हो गया। आप मुझे बताइए, अगर ये एक्सेलेरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी ऊपर है, मीटर पर सेकेंड ऊपर है, और पर सेकेंड और है, तो मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। विमा की बात करेंगे तो LT की पावर -2, LT की पावर -2, ये हो जाएगा। ओके, और देखो बल, फोर्स। आप मुझे बताइए फोर्स का क्या मात्रक होगा या फॉर्मूला पहले बताइए। तो फोर्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है M × A, M × A। तो यहीं से पूरी क्लियर हो गया। M मतलब किलोग्राम, द्रव्यमान, और A मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो M का मतलब किलोग्राम होता है बच्चा, तो किलोग्राम और इंटू A भी है, तो आगे हो जाएगा मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हालांकि इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसी को बोला जाता है न्यूटन। बताइए, लेकिन विमा याद करने के लिए मैंने ऐसे ही लिखा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर LT -2, आगे किलोग्राम लगा हुआ है, इसलिए बल की विमा हो जाएगी MLT -2। सर बल की विमा हो जाएगी MLT -2।
ये हमारा बल की विमा हो रही। बताइए, तो इन 5 के बारे में याद हो जाएगा। देखो मैं आपको बता दूं, मैं लगभग 25 विमा के आसपास आपको बताने वाला हूँ, लेकिन वो सारी की सारी नहीं याद करनी है। हाँ, उनमें से कुछ याद करनी है, जैसे कि इधर की तो पूरी याद होनी चाहिए। है, ये बेसिक बीमा है। एरिया L2, वॉल्यूम L3, वेट LT-1, त्वरण LT-2 और बल, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट न्यूटन हर जगह मिलेगा चच्चा। तो न्यूटन की बीमा या बल की बीमा होती है MLT-2, MLT-2। क्लियर है? तो ये पांचों बीमा आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आइए। हाँ, अब आ गया ऊर्जा। ये 7 से लेके 6 से लेके 11, इसको भी सुनो जल्दी से। इनमें से कुछ बीमाएं मैं आपको याद कराऊंगा। अब देखो, ऊर्जा मतलब आपकी बात हो रही है एनर्जी की, और कार्य मतलब वर्क, तो एनर्जी और वर्क की बात हो रही है। तो बच्चा मेरे ये बताओ, एनर्जी हो चाहे कार्य हो, चलिए मुझे बताइए कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है। तो मुझे बताइए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो कह देना न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही हम लोग बताइए किस नाम से जानते हैं? सर इसी को बोला जाता है जूल, बोलते हैं ना। लेकिन विमा क्या होगी? तो कहना न्यूटन की तो विमा आपने बताई है मुझे, मैंने पहले भी कहा न्यूटन याद कर लो, मैं एक बार नहीं 2 बार बोलूंगा। MLT-2, MLT-2, MLT-2। तो अगर न्यूटन MLT-2 है, MLT-2 है, लेकिन मीटर तो और आ गया, तो MLT-2 की जगह पे मीटर और आ जाने की वजह से ML2T-2 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि चाहे तुम्हारा एनर्जी हो, चाहे कार्य हो, चाहे किसी तरह की कोई ऊर्जा हो, हाँ, इसकी विमा हमेशा ML2T-2 होता है। बताओ, तो आप इसको ऐसे याद करो, न्यूटन MLT-2, लेकिन जूल ML2T-2। ओके, चलो आगे देखिए। सर इसके बाद मैं बलाढूढ़ बताऊंगा। पहले बलाढूढ़, सर बलाढूढ़ को क्या बोलते हैं? सर इसको इंग्लिश बोलते हैं टॉर्क। क्या बोला जाता है? टॉर्क। तो आप मुझे बताइए टॉर्क, बलाढूढ़ का फॉर्मूला क्या होता है? कहना बलाढूढ़ का फॉर्मूला होता है बल इंटू दूरी, बल इंटू एक्सिस से दूरी। दूरी होने की वजह से ये भी सर न्यूटन मीटर होगा, और न्यूटन मीटर है तो बलाढूढ़ की विमा भी ML2T-2 होगी, ML2T-2 होगी बलाढूढ़ की विमा। चलिए, तो बात समझे ना। तो बलाढूढ़ हो गया, ऊर्जा हो गया, किसी भी तरह की ऊर्जा, कार्य हो गया, इनकी विमाएं आपस में बराबर होती है, ML2T-2 होती है। ठीक है। और देखिए सर संवेग की अब बात करते हैं। देखो संवेग हो चाहे आवेग हो, संवेग हो चाहे आवेग हो, संवेग को इंग्लिश बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोला जाएगा? मोमेंटम। और आवेग की बात करते हैं तो आवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंपल्स, इंपल्स। तो भाई मेरे संवेग हो चाहे आवेग हो, मैं दोनों का फॉर्मूला भले ही अलग अलग बताऊं आपको, बस एक मिनट सुनिए। देखो संवेग परिवर्तन का फॉर्मूला होता है, या संवेग का फॉर्मूला P बराबर होता है M×V। ओके, बट आवेग I का फॉर्मूला होता है संवेग में परिवर्तन। I का फॉर्मूला होता है संवेग में परिवर्तन। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये M×V है और संवेग में परिवर्तन इंपल्स होता है, तो दोनों के मात्रक बराबर हो जाएंगे ना भाई। तो आप मुझे बताइए M×V, M का मतलब कह देना, M का मतलब हो गया किलोग्राम, और वेलोसिटी का मतलब हो गया मीटर पर सेकेंड। सेम तरीके से ये भी किलोग्राम, वेलोसिटी का मतलब हो गया मीटर पर सेकेंड। सर विमा बताइए, कह रहा किलोग्राम मतलब M, और मीटर पर सेकेंड का मतलब LT-1, तो MLT-1। सेम तरीके से यहां पर भी विमा MLT-1, MLT-1। तो याद रखना, संवेग और आवेग दोनों की विमाएं भी बराबर होती है, दोनों का मात्रक भी बराबर होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, संवेग का ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है ना बच्चा, इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसी को हम लोग कई बार बोलते हैं न्यूटन सेकेंड। याद रखना, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कहना इसी को बोला जाता है न्यूटन सेकेंड।
है ना। अब ये न्यूटन सेकेंड कहां से आया सर, मैं बताता हूं। देखो आपको पता है संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। बताइए, अगर मैं संवेग में परिवर्तन पूछूं तो बल गुणे समय हो जाएगा। तो एक तो फॉर्मूला ये याद कर लो, और दूसरा याद कर लीजिए कि संवेग में परिवर्तन जो होता है वो बल गुणे समय होता है। एक ये याद कर लीजिए। तो न्यूटन इंटू सेकेंड हो गया ना, समझो। और वह या फिर न्यूटन का मान रख दो यहां पर, जो मैंने अभी पहले पढ़ाया था, आ जाएगा, है ना। तो लेकिन मैं फिर से बता दूं, ये विमा आपको याद नहीं करनी है, ये निकालना वहीं पर, ठीक है। चलिए दाब की विमा सुनिए, प्रेशर जिसको बोलते हैं, हाँ ये विमा याद करनी पड़ेगी, प्रेशर की विमा याद करनी पड़ेगी। और ये क्या है सर, सर ये शक्ति मतलब पावर हो गया। ओके, तो आप मुझे बताइए दाब, अगर मैं दाब के बारे में पूछूं कि भाई दाब का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहना दाब का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। बताइए, फोर्स अपॉन एरिया। अब ये याद करो फोर्स मैंने क्या बताया था, तो मैंने कहा था सर फोर्स का मतलब होता है न्यूटन और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा न्यूटन क्या था, MLT-2। ध्यान से सुनने का, न्यूटन क्या था, MLT-2, नीचे L2। तो एक L तो कैंसिल हो जाएगा और एक L जो बचेगा वो ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो विमा बनती है वो ML-1T-2 बनती है। ध्यान रखना, दाब की विमा या फिर जिसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, जिसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, उसकी विमा हमेशा ML-1T-2 बनती है, ML-1T-2। ओके, अब इस बात को पहले समझो ध्यान से। देखो मैं आपको बताऊं, मैं साइड में थोड़ी सी कैलकुलेशन कर रहा हूं, हालांकि मैं कैलकुलेशन को हटा भी दूंगा थोड़ी देर बाद। देखो ध्यान से सुनना चाहिए जो मैं बता रहा हूं। देखो एक आया MLT-2, एक आया ML2T-2 और एक आया है ML-1T-2। तीन विमा सबसे ज्यादा पूछी जाती है और ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो MLT-2 सर ये न्यूटन होता है, ये ML2T-2 न्यूटन मीटर होता है, और ML-1T-2 ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसको ऐसे याद कर लो, इसको ऐसे याद कर लो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और ये बार बार मैं बोल रहा हूं, इसको याद कर लीजिए और ये याद होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं याद किया तो बहुत सारी चीजों की कैलकुलेशन आप अपनी तरफ से लंबी कर दोगे। मैं नहीं चाहता कि कोई कैलकुलेशन आप लंबी करो, है ना। चलो पावर बताइए, तो कहना पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहना पावर का फॉर्मूला होता है ऊपर वर्क और नीचे टाइम। बताइए W/T। चलिए W मतलब कार। अब देखो कैसे हम लोग पावर की बनाएंगे। पहली बात तो वर्क अपॉन टाइम, सर वर्क अपॉन टाइम से हो जाएगा जूल पर सेकेंड, सर वर्क अपॉन टाइम से हो जाएगा जूल पर सेकेंड। अब जल्दी बताइए जूल का मतलब क्या था, तो कहना जूल मतलब हाँ ML2T-2 बटे सेकेंड है, ऊपर जाएगा पावर माइनस करेगा तो विमा क्या हो जाएगी, पावर की विमा हो जाएगी ML2T-3। मतलब ये सब चीजें बहुत आसान लगेगी आपको, विश्वास मानिए, है कि नहीं। तो हमने कहां तक देख लिया, 11 तक देख लिया। आप देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी विमाओं में कह सकते हो फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व है। आप देख लो चाहे हर जगह फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। अब थोड़ा स्पीड आ जाएगी हम लोगों के पास, समझते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रतिबल, सर प्रतिबल को इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेस, है ना। मैं पूछूं स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, कहना स्ट्रेस को भी P से शो करते हैं, बस उस पर होता है रेजिस्टेंस फोर्स बटे एरिया। ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, बाह्य बल नहीं होता, प्रतिरोधी बल होता है। ध्यान रखना, प्रतिबल और दाब में यही अंतर होता है। दाब के फॉर्मूले में जो ऊपर आता है ना वो बाह्य बल होता है, प्रतिबल के फॉर्मूले में सर आर जो होता है वो प्रतिरोधी बल होता है। सर है तो बल ना, मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, तो मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। और अभी अभी तुमने बताया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, रट लो बच्चा। और मैंने कहा भी था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ML-1T-2, ML-1T-2। सर ये भी माउरी बताओ, यही तो मैं चाह रहा हूं कि आप समझ जाओ। सर विकृति बताइए,
विकृति बताइए सर। विकृति तो बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेन, कई बार हो सकता है डिस्टॉर्शन लिखा हो, डिफॉर्मेशन लिखा हो, कुछ भी कह दीजिए। सर विकृति ई का फॉर्मूला होता है ऊपर चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ। बताइए लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई। इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, विकृति की कोई यूनिट नहीं होती, याद रखिएगा। इसीलिए हम लोग विकृति को m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ऑप्शन कई बार ये लोग ऐसा बना देते हैं ना, है ना, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। आगे देखिए सर प्रतिरोध, वाह भाई वाह। प्रतिरोध के पहले मैंने इसको बना लेते हैं पृष्ठ तनाव। सर पृष्ठ तनाव को क्या बोलते हैं सर? पृष्ठ तनाव को बोलते जाता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, आप मुझे बताइए सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? कहना सरफेस टेंशन T बराबर होता है ऊपर F यानी फोर्स, नीचे लेंथ L। बताइए होता है ना, F बटे L। सर F बटे L मतलब न्यूटन, L मतलब पर मीटर। अब कैसे निकलेगा? कोई दिक्कत नहीं, न्यूटन तो याद है ना, न्यूटन चच्चा याद नहीं याद है, ML_T-2। अगर न्यूटन ML_T-2 है, नीचे पहले से L है तो L से L उड़ जाएगा तो MT-2 हो जाएगा, है ना। अच्छा हो सकता है कि आप लोगों को मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूं ऐसा लग रहा हो ना मार साहब रटे रटे नहीं भैया, समझ रहे हैं आप भी समझो। नहीं समझ में आता तो 1 मिनट पिन चला लो अपनी कॉपी में, ML_T-2 पर लिख देना, नीचे L लिख देना है। चलो आगे देखिए आवृत्ति। सर आवृत्ति तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति बताइए फ्रीक्वेंसी। अब जल्दी से सब लोग मुझे बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कहना फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/T। अच्छा मैं आपको बताऊं सरफेस टेंशन है यहां पर T, बट यहां T है आवर्तकाल, है ना। मैं लिख भी देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। यहां पर जो T है सर वो क्या है? तो कहना T है तुम्हारा आवर्तकाल, टाइम पीरियड जिसको बोलते हैं ना। तो अगर 1/सेकेंड देखा जाए इसका मात्रा क्या हो जाएगा? 1/सेकेंड आवृत्ति का, और इसी को हम लोग एक नाम से जानते हैं सर, इसी को बोला जाता है क्या? हर्ट्ज। बताइए 1/सेकेंड है ना, तो 1/सेकेंड है तो बताइए कितना हो जाएगा? T⁻⁻1 हो जाएगा। चलो आगे देखिए सर विद्युत क्षेत्र और प्रतिरोध। कई बार इलेक्ट्रिक वाले अगर मात्रक पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है लेकिन निकल आता है। देखो विद्युत क्षेत्र अगर मैं पूछूं तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कहना इसको इंग्लिश में बोला जाता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? इसे इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। अच्छा विद्युत क्षेत्र ई का बताइए फॉर्मूला क्या होता है? मैं आपसे पूछूं विद्युत क्षेत्र ई का फॉर्मूला क्या होता है? कहना ऊपर होता है फोर्स F और नीचे होता है चार्ज Q, आवेश। तो फोर्स F की तो मुझे दिक्कत नहीं है। अच्छा मात्रक पहले देख लेते सर, ऊपर हो जाएगा न्यूटन और नीचे हो जाएगा कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम ये इसका मात्रक हो जाता है, इस बात को याद रखना। मात्रक निकालने के बाद विमा कैसे निकलेगी? सर न्यूटन की तो मुझे दिक्कत ही नहीं है लेकिन कूलाम की दिक्कत है। हाँ और मैं आपको बता दूं अगर इलेक्ट्रिसिटी के जो विमा है अगर वो याद में रखना है और चाहते हो कैलकुलेशन कम से कम हो तो तुम्हें धारा तो पता है कि ए होता है, तुम आवेश को भी डायरेक्ट याद कर लो क्यू को। अब देखो कैसे, I बराबर बताइए क्या होता है? कहना I बराबर होता है Q/T। ध्यान से सुनना कह देता सर विद्युत धारा को हमने A से शो किया था, एम्पियर को, टाइम को T से, तो Q का मान निकाला जाएगा तो Q का मान A × T आ जाएगा। यानी जो भी हमारा चार्ज होगा आवेश होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? AT से। ये याद कर लो पहले, ये याद कर लो कि सर क्या याद करना है? विद्युत धारा कहीं मिले तो उसे I लिखिए, A लिखिए, लेकिन कहीं आवेश मिले तो उसे AT लिखिए। क्या लिखिए? AT। अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं यार। हाँ अब तो कुछ बचा ही नहीं। देखो सर न्यूटन चच्चा बताइए क्या थे? ML_T-2 बटे AT। तो जो T-2 है, ध्यान से सुनना, ML_T-2 है तो ML तो चलो ठीक है, नीचे जो AT था वो A-1 कर देगा। ध्यान सुनना, ऊपर ML_T-2 नीचे AT, लेकिन जब वो T नीचे वाला T ऊपर जाएगा तो T-2 को कर देगा T-3, T-2 को कर देगा T-3। बताइए
तो आप देखिए विद्युत क्षेत्र का मात्रक भी हमने न्यूटन को याद करके और क्यू को याद करके तुरंत बता दिया। भाई ml(t-2) था, नीचे at था, वो भी ऊपर ले गए, a-1 t-3 हो गया। बताइए, चलिए सेम तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस को देखते हैं बच्चा। रेजिस्टेंस बताइए, प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। बताइए, अब रेजिस्टेंस की चर्चा करते हैं सर, रेजिस्टेंस कैसे निकले? और आसान तरीके से निकालना भाई, हमें जितना भी हो सके उतना आसान तरीके से निकालना है, गड़बड़ी नहीं करनी किसी जगह पे, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी निकाल सके। ठीक है सर, तो रेजिस्टेंस का आर का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं पूछूं आर का बढ़िया फॉर्मूला क्या है जिससे मैं आसान तरीके से निकाल सकूं, तो आर बराबर होता है, कितना होता है सर? आर बराबर होता है V/I, वोल्टेज अपॉन करंट। सुन रहा है नहीं सुन रहा? बताइए, वोल्टेज अपॉन करंट, यही तो क्या सर वोल्टेज की विमा निकालनी पड़ेगी? अब विमा निकाल लो या तो फॉर्मूला रख लो वोल्टेज का। बताइए, तो अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूं कि सर वोल्टेज के बारे में, आई तो मुझे पता है सर, आई का मतलब होता है तुम्हारा ए, लेकिन वोल्टेज की बात करते हैं अगर, तो वोल्टेज, भाई इसको बंद भी कर देता हूं ब्रैकेट में, अगर मैं बात वोल्टेज की करता हूं तो वोल्टेज बराबर होता है W/Q। ऊपर W मतलब जूल, जिसको आप न्यूटन मीटर कहते हो, और नीचे Q। तो अगर मैं इसका मान उठा के यहां पुट करूं तो आप कह सकते हो कि फटाफट देखिए, अगर मैं R का मान पुट करूं तो VW/Q और इंटू I, बस इतना सा मेरे पास काम आ गया। अब मैं आंसर बता सकता हूं। देखो मात्रक पे तो जाना ही नहीं है, मात्रक तो मुझे सीधा सीधा पता है, V मतलब वोल्ट और I मतलब एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, और इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं सर, इसी को बोला जाता है ओम। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मुझे विमा बनानी है ना भाई, ऊपर एनर्जी जूल और नीचे QI। अब मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो W का मतलब क्या होता है सर? W का मतलब होता है ml2t-2, क्योंकि एनर्जी होता है, कार्य होता है। Q का मतलब क्या होता है सर? Q का मतलब होता है AT। I का मतलब क्या होता है सर? I का मतलब होता है A। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने W का वर्क, Q का AT और I का A रख दिया। चलो अब तो मुझे दिखाई दे रहा है ना क्या हो जाएगा सर? ml2 तो साफ साफ होगा, ml2 तो साफ साफ होगा, और इसके बाद कह सकते हो कि a⁻⁻2 भी होगा और t⁻⁻3 भी होगा। ml2 साफ साफ होगा, a⁻⁻2 होगा, t⁻⁻3, है ना? तो मैं इसको हटा देता हूं ताकि आपका पीपीटी बहुत अच्छी बनी रहे है। तो मैंने समझाया भी, ये मान कैसे निकाला है आपको, वो बात आपको क्लियर हो। ये रेजिस्टेंस की विमा सबसे कठिन मानी जाती है, लेकिन आप गौर से देखिए उसकी भी विमा हमने छोटे छोटे टर्म को इकट्ठा करके बता दिया कि क्या होती है ना? चलो और आगे देखिए, विद्युत विभव। अब देखो विभव तो कह रहा है बच्चा तुम पहले क्यों नहीं आए, विभव थोड़ा सा पहले आ जाता शायद हमारी मदद हो जाती, कोई बात नहीं सर। विद्युत विभव V बराबर होता है W/Q। बताइए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब विद्युत विभव V बराबर देखो सर W/Q होता है, सबको पता है ना? मात्रक क्या हो जाएगा? कह देना जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को ही हम लोग नाम से जानते हैं, वोल्ट भी कहते हैं इसको। बताइए, अब तो याद हो जाएगा ना? देखो अब कैसे इसकी विभव निकालेंगे विद्युत विभव की। W मतलब कार्य, और कार्य मतलब ml2t-2 सर, नीचे कूलाम Q मतलब AT, Q का मतलब AT, तो ml2 नीचे AT, तो ml2 a⁻⁻1 तो हो रही होगा, है ना? t-2 ऊपर था, नीचे था AT, T, तो वो जब ऊपर जाएगा तो t⁻⁻3 कर देगा। बताइए, ओके। प्लांट नियतांक, देखो ये आपके सामने लिखा हुआ है, प्लांट नियतांक और कोणीय संवेग, ये दो चीजें हैं। इसको बोलते हैं हम लोग प्लांट कांस्टेंट, और ये तुम्हारा है एंगुलर मोमेंटम। एक बात ध्यान रखना, ये जो दो क्वांटिटी है ना, इनके मात्रक सेम होते हैं, इनके मात्रक सेम होते हैं दोनों के। अच्छा, कोणीय संवेग जिसको हम J से शो करते हैं, J का सीधा सा मतलब होता है M × V × R, बस ये होता है।
लेकिन अगर प्लांट नितांत ए की बात करते हैं तो ई बराबर फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लेमडा। लेकिन यहां पर ये जो एच है ना, एच ये है प्लांट नितांत, यहां पर ये जो एच है ना ये है प्लांट कांस्टेंट, एच सी अपॉन लेमडा होता है, ठीक है। या फिर कई बार आप लोग इसको हो सकता है कि इस तरह से ना सुना हो, तो फिर आपने ऐसे सुना होगा एच इंटू न्यू। यहां न्यू आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब 1/सेकेंड, और ये ऊर्जा है, तो ऊर्जा मतलब जूल, जूल इंटू सेकेंड हो जाएगा, जूल इंटू सेकेंड। सेम यहां से भी होगा। तो याद रखना कोणीय संवेग होगा या प्लांट नितांत होगा, दोनों का मात्रक क्या होता है बच्चा? सर दोनों का मात्रक होता है जूल सेकेंड। सेम मात्रक वाले, देखो अभी मैं आपको बताऊंगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है कि बताइए इनमें से कौन कौन सा जो पेयर है वो सेम मात्रक वाला है। तो सेम मात्रक वाला पेयर भी आपको छांटना होता है मेरे भाई, है ना, जूल सेकेंड। अब देखो जूल का मतलब क्या है? ml2t-2, आगे सेकेंड लगा है तो ml2 तो चलो ठीक है, t-2 इंटू t-1 कर देगा। सेम विमा यहां पर भी हो जाएगी, ml2 t-2 इंटू सेकेंड t-1 कर दे, तो दोनों की विमा बराबर होती है। आगे देखिए अगला नंबर है चुंबकीय क्षेत्र। इसको बताइए क्या बोलते हैं? सर इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सर इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सर चुंबकीय क्षेत्र कैसे पता चलेगा? सबसे आसान फॉर्मूला ढूंढना होता है। देखो विमा निकालने के लिए हमारा टारगेट हमेशा आसान फॉर्मूले पे होता है। इसका सबसे आसान फॉर्मूला मुझे लगता है F बराबर BIL, साइन थीटा भी होता है, उसको मारो गोली थोड़ी देर के लिए, BIL। तो यहां से अगर मैं बी का मात्रक पूछ रहा हूं, यहां से मैं किसका मात्रक बोल रहा हूं? बी का, ये फॉर्मूला होता है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि बी बराबर कितना होता है, डायरेक्ट मैं बी बराबर लिख देता हूं। बी बराबर हो जाएगा फोर्स F डिवाइड बाई IL, ये हो जाए। तो मैंने डायरेक्ट बी बराबर लिख दिया कि बच्चा देखो बी बराबर इतना होता है। अब कुछ बचा ही नहीं यार। एफ का मतलब क्या होता है? सर एफ का मतलब होता है न्यूटन, और नीचे हो जाएगा एम्पियर, और लंबाई मतलब मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। हालांकि इसी को हम टेस्ला कहते हैं, इसी को हम वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, तो वो एक अलग बात है। हमें तो मेन विमा निकालनी है ना जल्दी जल्दी। अब देखो कितना आसान है। देखो न्यूटन का मतलब क्या सर? ml/t-2, नीचे मीटर, तो भैया L से L तो उड़ गया, तो ml/t-2 नीचे L से L उड़ गया, mt-2 नीचे A। तो A का मतलब होता है भाई एम्पियर, मतलब A डायरेक्ट। तो कह सकते हो कि m A की पावर -1 और t-2, m A की पावर -1 t-2। भाई वो जो L था वो तो कैंसिल हो गया था नीचे वाले मीटर से, है ना। और देखिए यंग मापांक, देखो कोई भी मॉडुलस हो, यंग मापांक को वैसे इंग्लिश में बोला जाता है यंग मॉडुलस। अगर मैं पूछूं कि यंग मापांक को बताइए इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कहते हैं इसको बोलते हैं यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस। तो मेरे भाई ये बताओ अगर यंग मॉडुलस ये है तो कोई भी मॉडुलस हो, चाहे यंग मॉडुलस हो, चाहे बल्क मॉडुलस हो, एनीवन कोई भी मॉडुलस हो, हर एक मॉडुलस को, वैसे फॉर्मूला भी मैं लिख दे रहा हूं, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, ऊपर होता है स्ट्रेस यानी प्रतिबल, और नीचे होता है स्ट्रेन मतलब विकृति, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। तो मेरे भाई ये बताओ स्ट्रेन नीचे वाले का कोई मात्रक नहीं, प्रतिबल का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, इसलिए यंग मॉडुलस का मात्रक भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। और मैंने पहले भी कहा था, याद कर लो कि न्यूटन ml/t-2, न्यूटन मीटर ml2t-2, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हाँ ml-1t-2। चलिए और देखिए बल नितांक। सर बल नितांक इसे बोलते हैं इंग्लिश में फोर्स कांस्टेंट। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कहना इसे इंग्लिश बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। देखो तो आप मुझे बताइए फोर्स कांस्टेंट के बराबर क्या होता है? कहना फोर्स कांस्टेंट के बराबर होता है स्प्रिंग फोर्स डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, F/x। सर F क्या होता है? सर F होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, न्यूटन पर मीटर है, ml/t-2 बटे मीटर L। तो सर इसकी विमा हो जाएगी mt-2। तो इनमें से कोई भी विमा आपसे पूछी जाए,
मैं गारंटी लेता हूं इससे ज्यादा विमा आपके एग्जाम में नहीं आ सकती, और आई भी तो मैंने आपको तरीके बताए हैं बीच बीच में कि हम लोग किस तरीके से किसी भी बीमार को शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। बस वो तरीका लगाइए। न्यूटन याद करो, न्यूटन मीटर याद करो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर याद करो, है ना। फिर मैंने कहा था इलेक्ट्रिसिटी के लिए दो चीजें जरूर याद कर लो, एक तो विद्युत धारा का ए और चार्ज क्या बोलते हैं उसका Q का AT। बस इससे हम सारी की सारी विमा ठट से निकाल देंगे। तो मैंने जो अभी 23 विमाएं आपको निकाल के दिखाई, इनमें से बहुत सारी विमाएं ऐसी थी जो बराबर भी थी। जैसे कि आप देखिए यहाँ संवेद आवेद बराबर है, ऊर्जा टार बलाढूर बराबर है। यहाँ दाब को देखिए, दाब के बाद यहाँ प्रतिबल देखिए, यहाँ पृष्ठ तनाव को देखिए, पृष्ठ तनाव के बाद बल नितांक को देखिए, समझो। तो बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो यहां पर विमाएं जिनकी बराबर है, मात्रक बराबर है। तो अगर विमाएं और मात्रक बराबर है तो हम लोगों को उन पेयर को, उन जोड़ों को एक बार समझना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे जोड़े हैं जिनके मात्रक और विमाएं बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये आपको ज्यादा कठिन नहीं लगेगा, विश्वास मानिए। अरे जैसे कि मैं बताऊं, पहला क्या लिखा है सर? पहला है ऊर्जा मतलब एनर्जी, टार मतलब वर्क, और बलाढूर टॉर्क। याद कीजिए इन तीनों का अगर मैं मात्रक पूछूं तो कहना इन तीनों का मात्रक न्यूटन मीटर था। इन तीनों की विमा क्या थी सर? ml2t-2। अब ये तो याद हो गया होगा भैया आपको, हैं? सर भार और बल के बारे में बताइए, भार और बल के बारे में बताइए। कहना भार का मतलब वेट होता है और बल का मतलब क्या होता है सर? बल का मतलब फोर्स होता है। इन दोनों का मात्रक क्या होता है? कहना इन दोनों का मात्रक होता है न्यूटन, और इन दोनों की विमा क्या हो जाएगी? तो न्यूटन चच्चा थे mlt-2, mlt-2। ये देखो संवेग और आवेग मतलब मोमेंटम और इंपल्स। बताइए संवेग और आवेग मतलब मोमेंटम और इंपल्स। सर इनके लिए क्या था? तो कहना मोमेंटम और इंपल्स के लिए सर इनके जो फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट मात्रक की बात करते सर। इनका जो मात्रक था वो था न्यूटन सेकेंड। न्यूटन है ml-2 इंटू सेकेंड। तो बताइए क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा ml-1 भाई इंटू सेकेंड करो, पावर हेड कम हो जाएगी ml-1, है ना। घर्षण गुणांक मतलब फ्रैक्शन कोएफिशिएंट, आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन, स्ट्रेन, रिलेटिव डेंसिटी, ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट है। आप इन चारों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना बच्चा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है एग्जाम में, इनको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। फिर तो सुनिए, फ्रैक्शन कोएफिशिएंट, मैग्निफिकेशन, विकृति मतलब स्ट्रेन, सापेक्ष द्रव्य मतलब रिलेटिव डेंसिटी। ध्यान रखना ये चारों ऐसे हैं जो एकदम जो है बिना टांग कांचते हैं, जिसको हम लोग गाँव की भाषा में रहते हैं, इन सब ऐसे ही है ना, वेल है, पागल है, कुछ नहीं आता, तो इनकी कोई यूनिट नहीं होती। इनको हम लोग m⁻0, l⁻0, t⁻0 कह सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए क्या है, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक। दाब मतलब प्रेशर, प्रतिबल मतलब स्ट्रेस, और प्रत्यास्था गुणांक मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब वो कोई मॉडुलस हो, मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो वो कोई भी मॉडुलस हो, चाहे वो यंग मॉडुलस हो, चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, इन तीनों के मात्रक जो है सर वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। और जब भी कभी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा तो ml-1 t-2 होगा। याद है ना, मैंने डायरेक्ट बताया था। हाँ चलो आगे देखिए, प्लांक कांस्टेंट, कोणीय संवेग। प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग, सर इन दोनों के मात्रक होते हैं जूल सेकेंड। याद करिए, मैंने बताया था इन दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल सेकेंड, है ना। और जूल मतलब ml2t-2 सेकेंड, तो ml2t-2 इंटू टी करेंगे तो ml2t-2 इंटू टी करेंगे तो t-1 बचेगा, t-1 बचेगा, ठीक है। हालांकि इन्होंने एक पेयर छोड़ रखा है, वो पेयर मैं बता देता हूं, एक मिनट सुन लीजिए, इन्होंने नहीं दिया। देखो बल नियतांक के बराबर F/H न्यूटन पर मीटर, पृष्ठ तनाव
न्यूटन पर मीटर। तो बल नितांक और कह सकते हो कि पृष्ठ तनाव, इनकी विमा भी बराबर होती है। तो 7वां नंबर भी लिख लेना आप लोग, बल नितांक और कह सकते हो पृष्ठ तनाव, है ना। तो ये समान मात्रा वाले जो पेयर मैंने बताया ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। नहीं, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो अभी तक हम लोग का यूनिट वाला जो चैप्टर चल रहा था, इसका यहाँ से लेक्चर 1 खत्म हो गया। मिलते रहेंगे, मतलब हम लोग इसको 2 से 3 लेक्चर में खत्म करेंगे। डिटेल कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। फिलहाल इस लेक्चर को पढ़िए, नोट्स बनाइए, और उसके साथ साथ अगर कोई डाउट होता है तो एक Q&A सेक्शन होता है वहाँ पर, वहाँ जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरा नंबर भी लिख लो 85 45 94 49 47, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, सर मुझे ये नहीं समझ आया। ठीक है, फिर भी अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो इसके बगल में असाइनमेंट है, यानी ये मैंने पहले पूरा डलवा दूंगा। उसके बगल में रेटिंग का ऑप्शन होगा, उसमें रेटिंग जरूर कीजिए कि आपको क्लास कैसे लगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।